कुछ तस्वीरें ऐसी होती हैं जो बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक साथ छप जाती हैं। ऐसे ही कुछ दृश्य 7 सितंबर 2019 के हैं जो हम लोगों की सामूहिक स्मृति में कैद हो चुके हैं। इन सब से हटकर एक ग्राफ है जिसमें किसी भी इंसान का चेहरा नहीं है, कोई इमोशन नहीं है, फिर भी वो लोगों को बहुत याद है। इस वीडियो में हम इस तस्वीर, इस ग्राफ के पीछे की छुपी कहानी को डिटेल में समझेंगे। जिन्हें पहेलियों का शौक नहीं है उन्हें बता दें कि चंद्रयान 2 की लैंडिंग से जुड़ा ये सबसे क्रूशियल डेटा है। 2019 में चंद्रयान 2 का लैंडर विक्रम चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश कर रहा था। इंडिया की स्पेस एजेंसी इसरो ये ऐतिहासिक कदम रखने ही वाली थी कि आखिरी मोमेंट पर ग्राउंड स्टेशन से चंद्रयान का संपर्क टूट गया और उत्साह निराशा में तब्दील हो गया। कुछ देर बाद ये पुष्टि हो जाती है कि चंद्रयान 2 क्रैश हो चुका है और चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने का भारत का सपना अधूरा रह गया। अब 4 साल बाद वही अधूरा काम पूरा करने की तैयारी है। 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 पर श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 3 लॉन्च होना है। इसका सबसे बड़ा उद्देश्य है चांद की सतह पर सक्सेसफुल सॉफ्ट लैंडिंग करके दिखाना। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोगों को ये क्लियर नहीं है कि चंद्रयान 2 क्रैश क्यों हुआ था। चंद्रयान 2 के लैंडिंग फेलियर के बाद कभी किसी रिपोर्ट में कायदे से ये नहीं बताया गया कि आखिर विक्रम की लैंडिंग में दिक्कत कहाँ आई। इनके उनके बयान, यहाँ वहाँ की बातें और उड़ती तैरती खबरें देखकर अंदाजा लगाया गया, लेकिन सीन क्लियर नहीं हुआ। अभी इसरो चीफ एस सोमनाथ काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ में चंद्रयान 2 की विफलता का कारण अब खुलकर बता रहे हैं, कहाँ, कैसे, क्यों, क्या दिक्कत आई, और ये भी बता रहे हैं कि हमने चंद्रयान 3 में ऐसा क्या क्या किया है कि उसमें वो दिक्कतें नहीं आएंगी। तो इन्हीं बातों को समेटते हुए, कुछ को थोड़ा विस्तार देते हुए आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। चंद्रयान 2 के लैंडर विक्रम में कहाँ गड़बड़ आई, उन गलतियों से हमने क्या सीखा और वो लेसन्स चंद्रयान 3 में हम कैसे इस्तेमाल करने वाले हैं। सबसे पहले कुछ एक बातें क्लियर समझनी होंगी। चंद्रयान 2 को कई फेजेस में, अलग अलग चरणों में बांटा गया था। लॉन्च से लेकर चांद के ऑर्बिट में जाने तक सब बेहतरीन ढंग से हुआ। इसका आखिरी और सबसे ज़रूरी हिस्सा था सॉफ्ट लैंडिंग, चांद की सतह पर आराम से एक स्पेसक्राफ्ट को लैंड करना। लैंडिंग से पहले वो हिस्सा बहुत तेज स्पीड से चांद की परिक्रमा कर रहा था। किसी भी स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में डटाए रहने का सबसे प्रचलित तरीका है कि उसे किसी भी ग्रेविटी में गोल गोल घुमाते रहो। गोल गोल घूमने से ये होता है कि स्पेसक्राफ्ट में एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है और ये फोर्स ग्रेविटी के फोर्स को बैलेंस करता है। इसलिए वो स्पेसक्राफ्ट ना तो नीचे की तरफ गिरता है, ना ही ऑर्बिट को छोड़कर भागता है, बैलेंस बना रहता है। 6 सितंबर 2019 की रात चंद्रयान का लैंडर विक्रम सतह से करीब 30 किलोमीटर ऊपर 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से परिक्रमा कर रहा था और उसे नीचे सतह पर जाकर लैंड करना था। तो ऐसे में लैंड करवाने के लिए क्या करते हैं कि उसकी स्पीड को धीरे धीरे कम किया जाता है। जब स्पीड कम होती है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी कम होता है और स्पेसक्राफ्ट मून की ग्रेविटी की तरफ खिंचा चला जाता है। इससे वो नीचे सतह की तरफ गिरने लगता है। लेकिन हम उसे भड़ाम से नहीं गिराना चाहते, उसे हौले से सतह पर उतारना चाहते हैं, सॉफ्ट लैंडिंग। भड़ाम से टकरा जाना आसान है, इसे क्रैश लैंडिंग कहते हैं, लेकिन हौले से उतारना जटिल और सोफिस्टिकेटेड काम है, जैसे सॉफ्ट लैंडिंग कहा जाता है। क्रैश लैंडिंग तो हम चंद्रयान 1 से ही एक इम्पैक्ट प्रोब गिरा के करवा चुके हैं। चंद्रयान 2 का ये क्लियर ऑब्जेक्टिव था कि इसकी चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करवानी है। इस सॉफ्ट लैंडिंग को अंजाम देने के लिए बहुत ही कैलकुलेटेड तरीके से स्पेसक्राफ्ट की स्पीड कम की जानी थी ताकि वो पहले से तय एक जगह पर लैंड कर सके। हमें ये समझना होगा कि इस ऑपरेशन को कोई इंसान मैनुअली कंट्रोल नहीं कर सकता था। ये पूरी तरह ऑटोनॉमस तरीके से, यानी चंद्रयान में मौजूद एक सॉफ्टवेयर के जरिए किया गया। पहली बात तो चंद्रयान में कोई इंसान नहीं बैठा था, ये पूरी तरह एक रोबोटिक मिशन था। और दूसरी बात, भले ही पृथ्वी पर मौजूद ग्राउंड स्टेशन से उसे कमांड दिया जा सकता था, लेकिन वो लैंडिंग के लिए उचित नहीं समझा गया। इसका कारण है सिग्नल में डिले या लैग की समस्या। ये समस्या पबजी खेलने वाले, गेम खेलने वाले अच्छे से समझते हैं लैग क्या होता है। सामने निशाने पर दुश्मन खड़ा है, उसके ऊपर गोली फायर कर दी गई है, लेकिन सिग्नल में लैग आ गया, इतने में ही खेल हो जाता है। और फिर चंद्रयान 2 कोई गेम नहीं है। चांद पृथ्वी से करीब 4 लाख किलोमीटर दूर है और इतनी दूर स्पेसक्राफ्ट तक पृथ्वी से सिग्नल कम से कम 3 सेकेंड में पहुंचता है। वहाँ सारी चीज़ें बहुत हाई स्पीड में हो रही थी ऑर्बिटर के आसपास। इतनी स्पीड पे 3 सेकेंड के लैग से चीज़ें कहाँ की कहाँ पहुँच जाएंगी, एंड टू एंड हो जाएगा। इसलिए चंद्रयान के मून लैंडिंग फेज में सारी प्रक्रिया ऑटोनॉमस होनी थी। चंद्रयान के लैंडर में कई सारे सेंसर्स लगे हुए थे जो इसकी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ओरिएंटेशन और ऑल्टीट्यूड जैसे कई पैरामीटर्स रिकॉर्ड कर रहे थे। इन सेंसर्स के इनपुट को लगातार एक सॉफ्टवेयर में फीड किया जाता है। ये गाइडेंस सॉफ्टवेयर चंद्रयान के लैंडर मॉड्यूल में ही इंस्टॉल्ड था और इस सॉफ्टवेयर के हिसाब से ही चंद्रयान के इंजन फायर होते हैं। चंद्रयान के लैंडर मॉड्यूल में 800 न्यूटन थ्रस्ट वाले 5 इंजन लगे हुए थे। इनके जरिए ही ब्रेकिंग यानी स्पीड कम करते हुए चंद्रयान को लैंड करना था।
इन इंजन्स को कब और कितना फायर किया जाना है, ये सेंसर्स के डेटा और सॉफ्टवेयर के एल्गोरिदम से तय होता है। 2019 में 6-7 सितंबर की रात विक्रम लैंडर का डिसेंट शुरू होता है। ये बहुत कैलकुलेटेड और सॉफ्टवेयर गाइडेड तरीके से डिसेंट इंजन फायर करके स्पीड कम करते हुए चांद की सतह की तरफ जाने लगता है। इसकी ट्रेजेक्ट्री से जुड़ा डेटा इसरो के ग्राउंड स्टेशन पर लगातार अपडेट हो रहा था। क्योंकि सब कुछ पूर्व निर्धारित कैलकुलेटेड ढंग से होना था, इसलिए स्क्रीन पर एक रेड लाइन पहले से खिंची हुई थी। ये रेखा वो आदर्श रास्ता है जिसे लैंडर को फॉलो करना था। इसके साथ एक और ग्रीन लाइन भी स्क्रीन पर साथ साथ अपडेट हो रही थी। वो ग्रीन लाइन वो रास्ता है जिस पर लैंडर असलियत में चल रहा था इन रियल टाइम। रात 1:40 पर लैंडर विक्रम अपना डिसेंट शुरू करता है। विक्रम का डिसेंट कई फेजेस में बटा हुआ था। सबसे पहले रफ ब्रेकिंग का फेज शुरू होता है। इस फेज में विक्रम बहुत रैपिडली अपनी स्पीड और हाइट कम करता है। जो लैंडर चांद की सतह से 30 किलोमीटर ऊपर 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से मूव कर रहा था, वो 7.4 किलोमीटर ऑल्टीट्यूड तक पहुंचकर अपनी स्पीड 500 किलोमीटर प्रति घंटा कर लेता है। इस रफ ब्रेकिंग के दौरान विक्रम की ट्रेजेक्ट्री उस आदर्श रेड लाइन से बिल्कुल मैच कर रही थी जैसा कि होना चाहिए था। कमांड सेंटर में उत्साह का माहौल था क्योंकि सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा था। दिक्कत तब आती है जब लैंडिंग अपने अगले पड़ाव में पहुंचती है। इसे फाइन ब्रेकिंग फेज कहा जाता है। ये फेज सतह से करीब 5 किलोमीटर ऊपर शुरू होता है और इसे 400 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचते हुए लैंडर की स्पीड को लगभग 0 करना था। बहुत कम स्पीड। तो फाइन ब्रेकिंग का फेज शुरू होता है। विक्रम अब भी अपनी रेड लाइन को फॉलो कर रहा था, लेकिन करीब 2 किलोमीटर की हाइट पर पहुंचकर यह अपने आदर्श मार्ग से भटकने लगता है। ग्रीन लाइन जो विक्रम का असल रास्ता बता रही थी, वो इस 2 किलोमीटर की ऊंचाई से डिविएट होने लगती है रेड लाइन से और लगभग 500 मीटर ऑल्टीट्यूड तक ये दूर ही जाती दिखती है। चांद की सतह से 335 मीटर की ऊंचाई तक विक्रम अपना डेटा ग्राउंड सेंटर तक भेजता है। उसके बाद ये डेटा रुक जाता है। तब पक्का नहीं पता था कि क्या हुआ है। इसरो चीफ के सिवन की तरफ से बयान आता है, As planned and the normal performance was observed up to an altitude of 2.1 kilometer. Subsequently, the communication from lander to ground station was lost. The data is being analyzed. 2.1 किलोमीटर की ऊंचाई तक प्लांट और नॉर्मल परफॉर्मेंस ऑब्जर्व किया गया। उसके कुछ देर बाद लैंडर और ग्राउंड स्टेशन का संपर्क टूट गया। डेटा का विश्लेषण किया जा रहा है। ये सुनते ही बहुत सारे लोगों को जो धुकधुकी महसूस हो रही थी वो थोड़ी और बुरी फीलिंग में कन्वर्ट होने लगती है। क्योंकि संपर्क टूट चुका था, इसलिए कोई तरीका नहीं था पता लगाने का कि विक्रम के साथ क्या हुआ है। ये साफ नहीं था कि कम्युनिकेशन इक्विपमेंट में कोई खराबी आने से संपर्क टूट गया है या विक्रम क्रैश लैंड कर गया इसलिए कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। इसरो ग्राउंड स्टेशन विक्रम से संपर्क बनाने की कोशिश में लगा रहा, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला। कुछ दिनों बाद विक्रम की स्थिति का पता लगाने का एक रास्ता निकल कर आया। इसका क्रेडिट अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा और चेन्नई के एक लड़के को जाता है। नासा का एक ऑर्बिटर 2009 से चांद की परिक्रमा कर रहा है। उसका नाम है लूनर रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर LRO। इसमें एक बढ़िया वाला कैमरा लगा है जो चांद की सतह की फोटो ले सकता है अच्छे रेजोल्यूशन से। विक्रम के 10 दिन बाद नासा का LRO उसी लैंडिंग साइट के ऊपर से गुजरता है और वहां की बेहतरीन तस्वीरें लेता है। ये बहुत बड़े इलाके का खूब सारा डेटा था, इसलिए एक नज़र में देखकर विक्रम को लेकर किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता था। लेकिन चेन्नई में रहने वाला एक नौजवान लड़का नासा की इन्हीं तस्वीरों को देख रहा था ऐसी हॉबी के तौर पर, और उसने कुछ अलग चीज नोटिस की। इस लड़के का नाम है शनमुगा सुब्रमण्यम। सुब्रमण्यम ने फोटो में विक्रम की लैंडिंग साइट के पास हल्का सा इलाका एक देखा। सुब्रमण्यम ने ट्विटर पर नासा और इसरो को टैग करते हुए वो फोटो पोस्ट की और पूछा कि क्या ये विक्रम लैंडर है। उस इमेज में कुछ बहुत क्लियर नहीं नजर आ रहा था क्योंकि तब उस इलाके में सनलाइट बहुत कम थी। लाइट कम होने से फोटो अच्छी नहीं आती। महीने भर बाद नासा का LRO दोबारा उसी जगह के ऊपर से निकलता है। इस बार ठीक ठाक वहां पर रोशनी थी और वहां पहले से बेहतर इमेज सामने आती है। उसे देखकर ये साफ हो गया कि चांद पर उस जगह विक्रम लैंडर का मलबा पड़ा हुआ है और वो क्रैश कर चुका है। उस इम्पैक्ट से वो पूरी तरह बिखर चुका है। इस फोटो के अलावा क्रैश का एक और क्लू डेटा में भी दिखाई देता है आखिरी के, जो चंद्रयान 2 के लैंडर से नीचे भेजा जा रहा था। प्लान के मुताबिक फाइन ब्रेकिंग के बाद करीब 400-500 मीटर की ऊंचाई पर लैंडर की स्पीड बहुत कम हो जानी थी और इसके बाद बहुत धीमी स्पीड से लगभग पैदल गति से लैंडर सरफेस की तरफ वर्टिकल डिसेंट करके टच करता। लेकिन आखिरी मूवमेंट का डेटा बताता है कि इस दौरान लैंडर करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नीचे जा रहा था। इसके आधार पर कई एक्सपर्ट्स ने अनुमान लगा लिया था कि इस स्पीड पर सॉफ्ट लैंडिंग करना तो बहुत मुश्किल है, वो क्रैश ही हुआ होगा। बाद में नासा ने इसके डेब्री यानी मलबे की फोटो वगैरह भी, उस जगह की फोटो रिलीज की और उसमें अलग अलग जगह मार्क किए कि क्या क्रैश साइट से डस्ट हिली है, कहाँ पे मलबा पड़ा है और कौन सी वो जगह है S से जिसे मार्क किया है जिसे
सुब्रमण्यम भाई ने ढूंढा है। तो करीब 2 महीनों में क्लियर हो चुका था कि क्रैश लैंडिंग हुई है, लेकिन ऐसा हुआ क्यों, इसका कोई मुकम्मल जवाब नहीं दिया जा रहा था। आमतौर पर जब इस तरह के फेलियर्स होते हैं तो इसरो में एक कमिटी जांच के लिए बिठाई जाती है। इसे कहते हैं फेलियर एनालिसिस कमिटी, शॉर्ट में बोलते हैं FAC। FAC अपनी जांच के बाद एक रिपोर्ट तैयार करती है जिसे FAC रिपोर्ट कहते हैं। नवंबर 2019 में ऐसी न्यूज आई कि स्पेस कमीशन को चंद्रयान 2 की FAC रिपोर्ट सबमिट की जा चुकी है और इसका कंक्लूजन ये है, उस न्यूज में लिखा था कि एक सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से ये लैंडिंग फेल हो गई। इसके अलावा बहुत कुछ जानकारी बाहर नहीं आई थी तब। इसके लिए इसरो को क्रिटिसाइज भी किया गया कि एग्जैक्टली क्या हुआ था, पब्लिक में थोड़ा डिटेल में तो बताते, आप पब्लिक में जानकारी रिलीज करते। वो FAC रिपोर्ट भी सिर्फ स्पेस कमीशन को या संसद में कहाँ सबमिट हो गई वो पता नहीं। जैसे अगस्त 2022 में इसरो का पहला SSLV लॉन्च था जो फेल हो गया था, फिर इसकी FAC रिपोर्ट भी बनाई गई और इस रिपोर्ट की एक अच्छी समरी पब्लिकली अवेलेबल है। इसे आप इसरो की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, समझ सकते हैं, कायदे से थोड़ी डिटेल्ड है। लेकिन चंद्रयान 2 के फेलियर से जुड़ी ऐसी कोई रिपोर्ट या उसकी कोई समरी इसरो की वेबसाइट पर नहीं दिखती है, जिससे थोड़ा डिटेल में आई दिक्कतों को पता किया जा सके कि क्या हुआ था। लैंडिंग के आखिरी फेज में क्या दिक्कत आई, पहले इसकी समझ स्पेकुलेशंस और यहाँ वहाँ दिए गए बयान और लेक्चर्स से बनाई गई। अभी चंद्रयान 3 के लॉन्च से पहले इसरो चीफ S सोमनाथ ने कुछ इंटरव्यूज दिए, कॉन्फ्रेंसेस हुई, ब्रीफिंग्स वगैरह दी, जहां ये सवाल दोबारा उठाया गया चंद्रयान 2 की लैंडिंग फेलियर से जुड़ा, तो वहां कुछ चीजें और साफ हुई। इनके अलावा एक्स इसरो चीफ K Sivan ने भी कुछ इंटरव्यूज में थोड़ा बहुत बताया है। इन सबको सुनकर मुझे जो समझ में आया है मैं वो आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अव्वल तो यह है कि सॉफ्टवेयर ग्लिच जैसी किसी एक चीज को पिन पॉइंट करके फेलियर का कारण बता देना थोड़ी सी सतही समझ है, ठीक है कुछ हद तक, लेकिन वो अकेला नहीं था। इसके साथ कई और भी चीजें थी जो सीक्वेंस में गड़बड़ हुई और पूरी लैंडिंग फेल हो गई। इसरो चीफ S सोमनाथ के अनुसार ऐसी 3 मिस्टेक्स को पॉइंट आउट किया जा सकता है जिनके कारण विक्रम की हार्ड लैंडिंग या क्रैश लैंडिंग हो गई। सबसे पहले इंजन थ्रस्ट के कारण पहली प्रॉब्लम खड़ी हुई। अपन को पता है कि डिसेंट से पहले लैंडर बहुत तेज गति से चांद के चक्कर काट रहा था और चांद पर लैंड करवाने के लिए इसकी स्पीड कम करवानी थी। इसी स्पीड को कम करने के लिए इसमें 5 डिसेंट इंजन लगाए गए थे, 4 अलग अलग कोनों में और एक बीच में। जब कोई इंजन फायर होता है तो पूरे स्पेसक्राफ्ट को धक्का लगता है, इस धक्के को थ्रस्ट कहते हैं। विक्रम के डिसेंट के दौरान उसके 4 इंजन उल्टी दिशा में थ्रस्ट लगाकर उसकी स्पीड को कम कर रहे थे। करीब 2 किलोमीटर की ऊंचाई तक सब सही चला, लेकिन इसके बाद कहीं ऐसा हुआ कि इंजन को जितना थ्रस्ट लगाना चाहिए था उससे ज्यादा ही लगा दिया। यहाँ ये गलती हो गई, एरर आ गया, यहाँ से सारे पैरामीटर भटक गए। अब यहाँ अगला काम सॉफ्टवेयर का था कि इस एरर के हिसाब से वो थ्रस्ट को एडजस्ट करे और उसे सही रास्ते पर लेकर आए, लेकिन ये काम सही समय पर नहीं हुआ। मतलब लगातार एरर इकट्ठे होते चले गए और इतना ज़्यादा हो गए कि वो सॉफ्टवेयर की हद से बाहर निकल लिए। यहाँ इसी क्रम में दूसरी बड़ी गलती आती है जिसे हम सॉफ्टवेयर लिमिटेशंस कह सकते हैं। मुझे बहुत अंदाज़ा नहीं है कि गाइडेंस प्रोग्राम का सॉफ्टवेयर कैसा था, उसमें क्या लिमिट्स थी, लेकिन सुनकर जितना समझ में आया वो बता रहा हूँ। इस सॉफ्टवेयर को अलग अलग स्टेज पर अलग अलग पैरामीटर्स का डेटा पहले से दिया हुआ था, फीड किया हुआ था। लैंडर किस ऊंचाई पर कितनी स्पीड, एक्सेलरेशन और ओरिएंटेशन वगैरह से होना चाहिए, ये सब पैरामीटर्स हैं, और भी रहे होंगे लेकिन ये तो है। आदर्श अवस्था के हिसाब से ये वैल्यूज कुछ रही होंगी जिनके करस्पॉन्डिंग वो रेड लाइन ड्रॉ की गई थी जो दिख रही थी, और सॉफ्टवेयर में इन पैरामीटर्स की लिमिट भी दी गई होगी कि ये पैरामीटर अपनी आइडियल वैल्यू से कितना इधर उधर हो सकते हैं। उस लिमिट के अंदर पैरामीटर्स जैसे ही कम ज़्यादा होते होंगे, ये सॉफ्टवेयर इंजन्स को ऐसे इंस्ट्रक्शन देता होगा कि वो वापस अपनी आइडियल स्टेट पर लौट आएँ, लेकिन वो अपनी लिमिट से ज़्यादा बाहर निकल जाएं तो क्या करना है ये सॉफ्टवेयर को बहुत अच्छे से नहीं पता था, या उसने जो भी किया वो बहुत अच्छे से नहीं किया। किसी एक स्टेज पर इंजन थ्रस्ट के कारण कुछ पैरामीटर्स अपनी लिमिट से बाहर निकल लिए और गाइडेंस सॉफ्टवेयर ने वहां गड़बड़ कर दी, क्योंकि इसे बनाते वक्त ये अंदाजा नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है, इस लिमिट्स के बाहर भी पैरामीटर जा सकते हैं। सोमनाथ बताते हैं कि धीरे धीरे करके एरर्स इकट्ठे होते गए और फिर फाइन ब्रेकिंग के बाद एक ऐसा फेज आता है जब लगभग 400-500 मीटर की हाइट पर लैंडर को थोड़ा स्थिर रहकर एक फोटो लेकर लैंडिंग साइट फाइनल करनी होती है और वहां धीरे से वर्टिकल डिसेंट करना होता है। कायदे से इन एरर्स को ध्यान में रखते हुए लैंडर खुद को वहां पे टर्न करता, घुमाता, लेकिन ये एरर्स इतने ज़्यादा अक्यूमुलेट हो चुके थे, इकट्ठे हो चुके थे कि सॉफ्टवेयर ने उसे टर्न ही नहीं होने दिया। तो ये सॉफ्टवेयर की लिमिट्स वाली एक दिक्कत हुई। इसके अलावा एक और तीसरी बड़ी मिस्टेक जो निकल कर आती है वो है लैंडिंग एरिया। गाइडेंस सॉफ्टवेयर को ऐसे प्रोग्राम किया गया था कि वो 500 मीटर बाय 500 मीटर के एक फिक्स्ड एरिया में कहीं उतरे, लेकिन पहले वाली गड़बड़ियों के चलते लैंडर उस निर्धारित एरिया से पहले ही गिरने लग रहा था। तो सॉफ्टवेयर का ऐसा हिसाब बैठा कि कम स्पीड में तो उस लैंडिंग एरिया तक नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए स्पीड बढ़ा देनी चाहिए, लेकिन वो नीचे की तरफ भी जा रहा था और सतह के काफी करीब पहुंच चुका था।
उसके बावजूद लैंडर ने अपनी स्पीड बढ़ा दी क्योंकि उसे लगा कि ऐसा करके वो लैंडिंग साइट के ज़्यादा करीब पहुंच जाएगा, लेकिन इस गड़बड़ के चलते वो और तेज़ स्पीड से जाकर सरफेस से टकरा गया। अगर सॉफ्टवेयर ने लैंडिंग एरिया थोड़ा और ज़्यादा बड़ा फीड किया होता तो शायद ऐसा नहीं होता। तो एस सोमनाथ सर के मुताबिक ये कुछ 2-3 दिक्कतें लाइन से फंस गई और अपना लैंडर क्रैश हो गया। इंजन के थ्रस्ट को लेकर थोड़ी और डिटेल मुझे एक और इसरो साइंटिस्ट से मिली। इनका नाम है डॉक्टर पीवी वेंकटा कृष्णन। अपने एक लेक्चर में विक्रम के डिसेंट इंजन को ये थोड़ा डिटेल में समझा रहे हैं और इंजन के संदर्भ में एक टेक्निकल टर्म है जिसे कहते हैं थ्रॉटलिंग, मतलब इंजन अपनी क्षमता की कितनी पावर पर ऑपरेट करेगा। थ्रॉटलिंग वाले इंजन का कोई फिक्स थ्रस्ट नहीं होता है कि एक ही थ्रस्ट पे लगातार वो चले जा रहा है। उसमें फ्यूल और ऑक्सीजन के इनपुट को कंट्रोल करके उस इंजन की पावर को बदला जाता है। विक्रम लैंडर के जो इंजन्स थे वो 40 से 100% की रेंज में थ्रॉटलिंग करने के लिए बने थे और इनमें 20% के स्टेप्स में थ्रॉटलिंग को बदला जाता है, मतलब 40, फिर 60, फिर 80, फिर 100, ऐसे 20-20 के स्टेप्स में थ्रॉटलिंग बदलती है। तो कुछ एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ये जो 20-20% के स्टेप्स थे ये अप्रोप्रिएट नहीं थे उस डिसेंट के लिए। ये ना अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो ये पंखे की स्पीड कंट्रोल करने जैसा है। आपने देखा होगा कि हमारे नॉर्मल पंखे की स्पीड बदलने के लिए 2 टाइप के स्पीड रेगुलेटर होते हैं। एक बड़े बड़े चेंज करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 खट 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 खट, और एक वो रेगुलेटर होते हैं जो बहुत छोटे छोटे स्टेप्स में ग्रेजुअली धीरे धीरे स्पीड चेंज होती है जिनसे। तो विक्रम के जो थ्रॉटलिंग इंजन्स थे वो खट 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 करके थ्रॉटलिंग कर रहे थे बहुत बड़े बड़े स्टेप्स में। तो इन दोनों इन्फॉर्मेशन को जोड़ के मुझे ऐसा लगता है कि शायद एक जगह पे जहाँ इंजन को छोटा कदम रखना था वहाँ उसने बड़ा कदम रख दिया, मतलब थ्रस्ट के संदर्भ में, और इसमें जो गाइडेंस प्रोग्राम था वो इसके लिए तैयार नहीं था। वहाँ से मामला गड़बड़ हो गया और उसके ऊपर से लैंडिंग एरिया की जो लिमिट थी उसने और खेल बिगाड़ दिया। एस सोमनाथ ने कहा है कि In nutshell, if you tell what was the problem in Chandrayaan 2, it is simple to say that the ability to handle parameter variation or dispersion was very limited. मतलब चंद्रयान 2 के साथ दिक्कत ये थी कि उसकी पैरामीटर डिस्पर्शन से निपटने की क्षमता बहुत सीमित थी। संक्षेप में ये कहा जाए अगर कि एक दिक्कत, ये पैरामीटर डिस्पर्शन क्या होता है? देखो, ऑल्टीट्यूड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ओरिएंटेशन, ऐसे तमाम सारे पैरामीटर्स थे जिनका ध्यान रखा जाना था। इन पैरामीटर्स की कुछ बीच की वैल्यू रही होगी कि इस जगह पर किस पैरामीटर की कितनी वैल्यू होनी है, लेकिन रियल सिनेरियो में ये मेन वैल्यू से इधर उधर निकल जाते होंगे क्योंकि थ्योरी प्रैक्टिकल का जो अंतर है, इस चीज़ को डिस्पर्शन कहते हैं। और इससे निपटने के लिए स्पेसक्राफ्ट को, उसके सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन किया गया था, लेकिन चंद्रयान की लैंडिंग के दौरान चीज़ें ज़्यादा इधर उधर हो गई और उससे निपटने की क्षमता इस स्पेसक्राफ्ट में बहुत सीमित थी उस डिस्पर्शन से निपटने की, चाहे वो उसका गाइडेंस सॉफ्टवेयर रहा हो, उसके इंजन या उसका लैंडिंग एरिया। अब जो अगला मिशन है चंद्रयान 3, उसमें इस बात का ध्यान रखा गया है कि ये दिक्कत ना आए, इसलिए नए वाले लैंडर में कई बदलाव किए गए हैं। क्या बदलाव किए गए हैं एक बार ब्रीफली समझ लेते हैं कि चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल में क्या क्या चेंजेस हैं और वो क्या सोच कर किए गए हैं। पहले क्या नहीं बदला है वो देख लेते हैं। नाम नहीं बदले, लैंडर और रोवर के वही नाम हैं जो चंद्रयान 2 में थे, विक्रम और प्रज्ञान। हुलिया भी देखने में लगभग वही है, लेकिन ध्यान से देखने, पढ़ने और विद्वानों को सुनने पर कुछ चेंजेस नजर आएंगे। सबसे प्रकट बदलाव आपको दिखेगा कि 5 इंजन की जगह इसके लैंडर में सिर्फ 4 डिसेंट इंजन है, 4 कोनों। लैंडर के बीच में जो 5वां इंजन हुआ करता था उसे डिलीट कर दिया गया है। चंद्रयान 2 में जो शुरुआती डिजाइन थी उसमें 4 ही इंजन रखे गए थे, लेकिन लास्ट मोमेंट पे इसमें बदलाव हुए और 5वां इंजन इसमें जोड़ दिया गया। इसे लैंडिंग के दौरान कुछ डस्ट की प्रॉब्लम के चलते रखा गया था। अभी उस इंजन को हटा दिया गया है, सिर्फ 4 इंजन है। ऐसा कहा गया कि यार उस 5वें इंजन की उतनी जरूरत नहीं थी जितना सोचा जा रहा था, डस्ट वाली जो प्रॉब्लम थी। इस एक इंजन को हटाने से बहुत कुछ राहत भी मिली है और इसकी जगह पर बाकी चीजें एड ऑन कर दी गई हैं। देखिए, किसी भी स्पेसक्राफ्ट में मास का बहुत तगड़ा हिसाब रखा जाता है, वजन का। एक एक छोटी छोटी चीज जोड़ने से पहले देखा जाता है कि क्या सच में इसकी जरूरत है या नहीं है। किसी भी तरीके से अगर एक फालतू की चीज की पहचान करके उसका वजन कम किया जा सके, उसे हटाया जा सके, तो बहुत कमाल हो जाता है, क्योंकि उसके हटने से दूसरी जरूरी चीजों को बढ़ाया जा सकता है, उनका वजन बढ़ाया जा सकता है, जिनमें शायद पहले कटौती करनी पड़ी होगी, वजन ना बढ़ जाए इस चिंता के चलते। इस मिशन में स्पेसक्राफ्ट के ऊपर से मतलब थोड़ा और लोड कम हुआ है रॉकेट के ऊपर से। इस मिशन में चंद्रयान 2 की तरह ऑर्बिटर में ढेर सारे साइंटिफिक पेलोड नहीं है, तो उसका भी कुछ मास कम हुआ होगा। और फिर लैंडर में 5th इंजन हटाने से लैंडर का मास थोड़ा कम हुआ, तो इससे इसमें बाकी चीज़ों को बढ़ाने की गुंजाइश पैदा हुई। तो देखिए, लैंडर में फ्यूल टैंक का साइज बढ़ा दिया गया है। एक ये चेंज, बड़ा चेंज आपको दिखेगा। अब लैंडर के पास भले ही एक इंजन कम है, लेकिन उसमें फ्यूल पहले से ज़्यादा है, और ज़्यादा फ्यूल का मतलब होता है ज़्यादा चीज़ें करने की आज़ादी। मैं ये फ्यूल और आज़ादी वाला हिसाब समझने के लिए एक्स इसरो साइंटिस्ट को सुन रहा था, उनका नाम है मनीष पुरोहित।
निम्बस एजुकेशन नाम से यूट्यूब चैनल है, तो उनके एक वीडियो में फ्यूल और रेस्ट्रिक्शन वाली ये कुछ बात समझ में आई। क्या है कि चंद्रयान 2 के सॉफ्टवेयर में जो स्ट्रिक्ट लिमिट्स थी पैरामीटर्स की, उसके पीछे एक रीज़न कम फ्यूल खर्च करना रहा होगा। अगर स्पेसक्राफ्ट ज़्यादा इधर उधर नहीं होगा तो उसमें लैंड करने में कम फ्यूल खर्च होगा। ज़्यादा फ्यूल लेकर चलने से थोड़ा इधर उधर टहलने की आज़ादी मिल जाती है। इसका मतलब सॉफ्टवेयर में उन लिमिट्स को थोड़ा ढीला छोड़ा जा सकता है ज़्यादा फ्यूल के चलते। उन पैरामीटर लिमिट्स को बढ़ा दिया गया है, तो इस फ्यूल टैंक के बड़े होने से लैंडिंग के पैरामीटर्स को थोड़ा और खुलने की आज़ादी मिल गई है। एक और बड़ा रिलैक्सेशन हुआ लैंडिंग एरिया के टर्म्स में। पहले अपन चाहते थे कि हमारा लैंडर 500 मीटर बाय 500 मीटर के एक फिक्स्ड एरिया में ही कोई अच्छा सा स्पॉट देखकर वहाँ लैंडिंग करे, लेकिन चंद्रयान 3 में ये लैंडिंग एरिया बढ़ाकर 4 किलोमीटर बाय 2.5 किलोमीटर कर दिया है। अगेन इसमें फ्यूल ज़्यादा है, इसलिए ये वाली आज़ादी भी ज़्यादा ली जा सकती है। इसके अलावा नए लैंडर में कुछ और चीज़ें हैं जिन्हें सॉफ्ट लैंडिंग सुनिश्चित करने के लिए इम्प्रूव किया गया है। जो लैंडर लेग्स हैं, 4 टांगे जिनके सहारे विक्रम मून पर लैंड करता है, उन्हें पहले से ज़्यादा मजबूत बना दिया गया है। पहले ये लेग्स 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के लिए रेटेड थे, उतना विथस्टैंड करने के लिए बने थे, लेकिन अब नए वाले चंद्रयान 3 के लेग्स जो हैं वो 3 मीटर पर सेकेंड को झेल सकते हैं। झेल इससे ज़्यादा ही सकते हैं, लेकिन मतलब ये रेटिंग होती है तो 2 मीटर से बढ़ के 3 मीटर पर सेकेंड हो गई रेटिंग। शायद मजबूत बनाने के चक्कर में इन लेग्स का थोड़ा और मास बढ़ा होगा और ये गुंजाइश उस एक्स्ट्रा इंजन को हटाने के बाद बची होगी, जो मास का कैलकुलेशन उसमें। इसके अलावा लैंडर के सोलर पैनल्स भी बड़े लगा दिए गए हैं, एरिया बढ़ गया उनका। लैंडिंग के बाद अगर लैंडर और रोवर को जो एनर्जी मिलनी है उसका जुगाड़ सोलर पैनल्स में है। क्या है कि साउथ पोलर रीजन में चंद्रयान को लैंड करना है, वहाँ सनलाइट उतनी डायरेक्ट नहीं आती जितनी इक्वेटोरियल रीजन में आती है। तो पहले इस बात पर बहुत जोर था कि चंद्रयान एक स्पेसिफिक ओरिएंटेशन में ही लैंड करे ताकि उसके सोलर पैनल्स ज़्यादा से ज़्यादा सोलर एनर्जी इकट्ठी कर पाए। लेकिन अभी ये पैनल्स ज़्यादा एरिया कवर कर रहे हैं, तो इस बात का बहुत लोड नहीं है कि चंद्रयान किस ओरिएंटेशन में लैंड करता है। इसके अलावा लैंडर से डेटा इकट्ठे करने वाले सेंसर्स और कैमराज में बदलाव किए गए हैं। कुछ ऐसे सेंसर्स हैं जो बेहतर हैं और कुछ डेटा के लिए एक से ज़्यादा सेंसर्स और कैमराज लगा दिए गए हैं। 2 जगहों से सेम चीज़ का डेटा इकट्ठा किया जा रहा है, उसकी रिलायबिलिटी इससे थोड़ी बेहतर हो जाती है। मान लो किसी एक सेंसर ने काम करना बंद कर दिया किसी कारण, तो दूसरे के सहारे पैरामीटर्स का इनपुट मिलता रहेगा और सॉफ्टवेयर काम करता रहेगा, सही से लैंड कर जाएंगे। एस सोमनाथ कह रहे हैं कि इस बार हमने लैंडर की फेलियर बेस्ड डिज़ाइन तैयार की है। मतलब इसके ऊपर फोकस किया है कि क्या क्या फेल हो सकता है और उसे फेल होने से कैसे बचाया जाए। ग्राउंड टेस्टिंग में भी इस बार बहुत टाइम दिया गया है। ऑटोनोमस फ्लाइट, हेलीकॉप्टर फ्लाइट, सॉफ्टवेयर सिमुलेशंस, ड्रॉप टेस्ट, ये सारी चीज़ें बहुत बार करके देखी गई हैं अलग अलग तरीक़ों से। बहुत कुछ पहले के मुकाबले नए सिमुलेशन माहौल में भी चेक किया गया है ताकि पोटेंशियल फेलियर्स और रिकवरी ऑप्शंस का बेहतर अंदाज़ा लगाया जा सके। पिछले 2 सालों से ना टेस्टिंग ही चल रही है और इस बार जितनी टेस्टिंग हुई है वो चंद्रयान 2 से बहुत ज़्यादा है। इस बार एक और प्लस पॉइंट ये है कि चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर में एक बहुत धांसू कैमरा लगा हुआ था। ये हाई रेजोल्यूशन मून कैमरा है, इससे चांद की सरफेस की फ़ोटोज़ ली गई और हमारे पास उस लैंडिंग साइट की बहुत साफ इमेजेस हैं, कहाँ बोल्डर है, कहाँ क्रेटर है, इन सब चीज़ों को देखते हुए और विश्वसनीयता के साथ लैंड किया जा सकता है। ये एडवांटेज हमारे पास चंद्रयान 2 को लैंड करने के दौरान नहीं था। चंद्रयान 2 के टाइम हमारे पास लैंडिंग का कोई फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं था, जो कि अब है। पिछला मिशन ज़रूर फेल हुआ हो, लेकिन वहाँ से हमें बहुत सारा डेटा मिला है, उससे हमने बहुत कुछ सीखा है और उन लर्निंग्स को इस मिशन में अप्लाई किया है। होपफुली इंडिया का ये मून लैंडिंग मिशन ज़रूर सक्सेसफुल होगा और हम ऐसे चौथे देश बन जाएंगे चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले। हम ऑर्बिट करना तो सीख ही चुके हैं, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, मार्स ऑर्बिटर मिशन, इन सब में बेहतरीन ऑर्बिट कैपेबिलिटी को इसरो दिखा चुका है। अब लैंडिंग अगला बड़ा स्टेप है, सॉफ्ट लैंडिंग, जिससे फ्यूचर में इंडियन स्पेस मिशंस की रूपरेखा तय होगी। अमेरिका के मून मिशंस और स्पेस रेस पर हम कुछ वीडियोस पहले बना चुके हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में आप देखेंगे तो चंद्रयान 3 का मकसद और बेहतर समझ में आएगा। मून मिशंस की एक अलग से प्लेलिस्ट बना देते हैं इस चैनल पे, उससे जुड़े सारे वीडियोस वहीं अपडेट करते रहेंगे। उस प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कीजिएगा, यहाँ कहीं एंड में आपको दिख जाएगी। हम जैसे जैसे और सीखेंगे, इससे जुड़ी और वीडियोस बनाते जाएंगे, तो आप वो चेक कीजिए। लेकिन जाने से पहले अगर अपने हिसाब में लाइक बनता है तो देते जाइए, कमेंट भी कुछ करना हो तो कर दीजिए, खुद को रोकिए मत। हमने यही सीखा है कि ज़्यादा लिमिटेशन अच्छा नहीं होता है, कर दीजिए, कमेंट वगैरह कुछ कर दीजिए, शेयर वेयर कर दीजिए। चलिए, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक कच्चा घड़ा हूँ मैं, एक कच्चा घड़ा हूँ मैं, फिर भी बरसात में खड़ा